वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 ऑफ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस क्लास 10। ओके, इससे पहले तक हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज जो मेनली बेस्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। और सारे के सारे मेथड जो है हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो जिन बच्चों को मेथड्स अभी समझ में नहीं आए तो वो अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनी है हर किसी मेथड की, तो उन पे विजिट कीजिए, आप देखिए और पहले मेथड्स वगैरह सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बार बार चीज़ें वही करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। एक बार आपने देख लेना है, सीखना है, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। हम फोकस करेंगे मेनली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में। इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है फिलहाल हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 तो आप खुद ही कर लेंगे जब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 को तो सॉल्व करेंगे ही हम, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया ये आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने फाइंड करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए कंडीशंस हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होता है तब कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक। फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कैसा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। फिर तीसरा केस था हमने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियोज जब इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, चेक करते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ a1/a2 क्या बन रहा है, चलो इक्वेशन लिख दिया पहले, x-3y-3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया आपका। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x-9y-2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए a1/a2 हियर, a1/a2 कितना आ रहा है देखिए आप, a1/a2 x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा 1, और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 3 है। अब फर्दर तो कैंसिल होगा नहीं, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला, b1/b2, तो b1/b2 आपने निकाला तो व्हाट यू आर गेटिंग, -3/-9। y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में -3 है, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट -9 है, ये कैंसिल हो गए। तो क्या मिल रहा है आपके पास, कैंसिल करने के बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 1/3 आपका आ गया। ओके, वैसे c1/c2 भी निकाल दीजिए, c1/c2 व्हाट यू आर गेटिंग, -3/-2, दोनों इक्वेशंस की कांस्टेंट टर्म्स हमने डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3/2। तो यहाँ पर आप क्लियर कट है, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है बट c1/c2 अलग है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. So therefore the given pair of linear equations have what kind of solution, no solution। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी, हमने ये पूरा डिस्कस किया था स्टार्टिंग की क्लास में। ओके, तो आपको याद भी होना चाहिए, आपने नोट किया होना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, तो बाकी आप इसको कुछ नहीं करेंगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें इतना ही हम सॉल्व करेंगे, बस यही आपका इतना ही इसमें लिखा जाएगा। तो सेकेंड वाले में आइए आप, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ इक्वेशन क्या है, 2x + y, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजिए तो -5 बन जाएगा इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ओके, वैसे ही आपका 8 को इस तरफ भेजिए लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में, तो 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए a1/a2 कितना आ रहा है, a1/a2 आ रहा है आपका 2/3। ओके, और b1/b2 कितना आ रहा है, देखिए b1/b2 व्हाट यू आर गेटिंग 1/2, और आगे c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं बिकॉज ये दोनों रेशियोज आपके इक्वल नहीं आ रहे। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, सो देयरफॉर कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, मैं तो इसमें शॉर्ट कर रहा हूँ अभी। ओके,
तो यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस टाइप से लिख देंगे हियर। सो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इस टाइप से आप लिख देंगे। उसके बाद इनका अब सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। पहले हमने, आप तो मिटाएंगे नहीं, आप पूरा ही लिखेंगे, उसके बाद नीचे सॉल्व करना शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ पे जगह कम है तब जाके मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो अब यूनिक सॉल्यूशन है तो अब इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं फिर अब यहाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या था, x अपॉन b1 b2 c1 c2 और y अपॉन c1 c2 a1 a2। उसके बाद 1 अपॉन a1 a2 b1 b2, इनकी वैल्यूज़ यहाँ सीधे पुटअप कीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, x अपॉन आ जाएगा b1 b2, b1 क्या है आपका देखिए, y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में क्या था 1, और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट है +2। साइन का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप, c1 c2, तो कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 1 में क्या था -5 और इक्वेशन 2 में कांस्टेंट टर्म था -8, और वैसे ही y अपॉन c1 c2 -5 -8, ये तो ऐसे ही आ गया। और a1 a2, तो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 2 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है 3, इक्वल टू 1 अपॉन ये आपका आ जाएगा 2 3, तो ऐसे ही रहेगा। और b1 b2 की वैल्यू कितनी है, b1 कितना था आपका 2 था और b2 कितना था, b2 था आपका, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हमने, b1 आपका 1 था और b2 आपका 2 हो गया। जो स्टार्टिंग का है वो दोबारा यहाँ पर आ जाना चाहिए, स्टार्टिंग में 1 2 था तो यहाँ भी आपका 1 2 ही आएगा, क्लियर कट है। और ये b1 b2 था, ये भी b1 b2 ही है। ओके, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप देखिए x के अपॉन में आइए, पहले किसको क्रॉस करेंगे आप, किसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 और -8 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा x अपॉन 1 इंटू -8 हो गया, और उसके बाद 2 और -5 को मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है बीच में, फिर घटाने के लिए हमने माइनस का साइन लगा दिया, इक्वल टू y अपॉन, पहले -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स -15 वी आर गेटिंग। उसके बाद 2 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ रहा है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, 2 2 जा 4 फिर -3 1 जा 3। ओके, तो फर्दर व्हाट यू आर गेटिंग x अपॉन -8 + 10 हो गया आपका, ये माइनस +10 हो गया। ओके, y अपॉन -15 और यहाँ पर आ जाएगा -16 इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया। ये बन गया आपका इक्वेशन, सॉरी इसको थोड़ा और एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ लिख देते हैं हम x अपॉन -8 + 10 कितना हो जाएगा 2। ओके, और इक्वल टू y अपॉन 1 हो गया, और उसके बाद 1 अपॉन 1 ये आपका आ गया। इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या करेंगे फिर x अपॉन 2 और लास्ट में जो आपका कांस्टेंट वाले हैं इनको इक्वेट करेंगे, तो आपका आ जाएगा x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, x की वैल्यू तो 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर आप क्या करेंगे y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 को इक्वल करेंगे सेकेंड और थर्ड, तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 1 अपॉन 1 दैट मीन्स 1 ही हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ओके, तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशंस निकल चुके हैं, जो यूनिक सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, होप दिस इज़ क्लियर। तो वैसे आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट को खुद ट्राई करना है। ओके, देखिए कंडीशन क्या जा रही है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2,
फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बात है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमने कंडीशन क्या पड़ी थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो उसी का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या आपका 2x + 3y और इक्वल टू 7 है। 7 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो +7 का क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और वैसे इक्वेशन 2 आपका लिखा हुआ a - b टाइम्स x प्लस a प्लस b टाइम्स y। और ये पूरा आप या तो अलग अलग लाइए सबको राइट हैंड साइड से, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। या आप सबसे बेटर रहेगा कि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए पूरा का पूरा, और इसके ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है और केवल ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज होगा जब हम इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर जैसे थे वैसे लिख दिया। ये बेटर होगा सॉल्व करने के लिए। वैसे आप अलग अलग भी ला सकते हैं, अलग अलग साइन चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं आप। तो ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर -3a - b + 2 इस टाइप से आप लाएंगे, ओके, इक्वल टू 0। तो ऐसा इजी रहेगा इस तरीके से करने पर। तो ब्रैकेट का यूज़ करने पे यहाँ पे माइनस से माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा जब हम इनको लिखेंगे रेशियोज़ को। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हियर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations have infinitely many solutions। infinite number of solutions लिख दो। बात है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपका ही, सॉरी, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो देयरफॉर a1/a2 will be equal to what, b1/b2 will be equal to what, c1/c2। तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो बताइए a1 क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। a1 इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 2, और a2 क्या है इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट पूरा का पूरा a - b आ जाएगा। और b1 क्या है 3, और b2 क्या है इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट a + b पूरा का पूरा। और c1 क्या है इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म -7 था, इक्वेशन सेकेंड में कांस्टेंट टर्म माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a + b -2 हो गया, ओके। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप इसको 2/a - b इज़ इक्वल टू 3/a + b इज़ इक्वल टू 7/3a + b -2 हमने लिख दिया। इसको मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 से हमने 2 और इक्वेशन बनाने जिनको सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकलेगी। तो इक्वेशन 3 का यूज़ हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रेशियो को इक्वल करते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, 2/a + b इज़ इक्वल टू 2/a - b है, 2/a - b इज़ इक्वल टू 3/a + b। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a + 2 × b 2b इज़ इक्वल टू 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा 3a - 3 × b 3b। 3a को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजिए तो +3a का -3 हो जाएगा। और 2a - 3a कितना हो जाएगा -a। 2a - 3a -a बन गया। फिर -3b को भी लाइए कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो +2b + 3b कितना हो जाएगा +5b इज़ इक्वल टू 0। ये आप बन गया आपका इक्वेशन 4, ठीक है। वैसे आपने एक और इक्वेशन बनाना है। तो अब यहाँ इक्वेशन 3 में दोबारा जाइए, इक्वेशन 3 में सेकेंड और थर्ड रेशियो को इक्वल कर दीजिए, या आप फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, बात देखिए, ठीक है। जैसे भी चलेंगे दोनों तरीके से आंसर आएगा। तो हम सेकेंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/a + b इज़ इक्वल टू 7/3a + b -2। अब यहाँ भी क्रॉस कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9a + 3 × b 3b -3 × 2 = 6। फिर 7 से क्रॉस करेंगे नीचे में तो 7a + 7b आ गया। अब 7a को भेजिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 9a - 7a कितना हो जाएगा 2a, एंड
7b को इस तरफ लाइए, प्लस 3b माइनस 7b कितना हो जाएगा बताइए आप, तो -4b। ओके, तो -4b आपका आ गया, प्लस 3b माइनस 7b -4b और -6 तो पहले से था, इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे 2 से डिविजिबल हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। ए का जो कोफिशिएंट है 2 है, बी का कोफिशिएंट 4 है और जो कांस्टेंट टर्म है 6 है। सारे के सारे नंबर्स जो हैं 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो भी सबको और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इक्वेशन ये बन गया आपका 5। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको मिटा देते हैं हम, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो देखिए आप, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस किसी मेथड से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की यहाँ पे हो जाए। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे बताइए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 4 और 5 का इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो फोर्थ इक्वेशन में x की जगह पे आपका a है और y की जगह पे b है। इन द सेम मैनर फिफ्थ में x की जगह पे a है और y की जगह पे b है। तो आप x की जगह पे x अपॉन था हमारा, तो x की जगह पे a लिख देंगे। a अपॉन फार्मूला क्या था, b1 b2 c1 c2, और y की जगह पे b हो गया, फिर c1 c2 a1 a2। ओके, फिर 1 अपॉन a1 a2 और b1 b2। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट अप कीजिए आप, तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन b1 क्या है आपका, देखिए इक्वेशन 4 में जाइए, b का जो कोफिशिएंट है वो आपको 5 दिख रहा है, और इक्वेशन 5 में b का कोफिशिएंट क्या है -2, एंड c1 c2 माने कांस्टेंट टर्म्स। तो इक्वेशन 4 में कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो 0 होगा, और इक्वेशन 5 में कांस्टेंट टर्म है -3। ओके, वैसे ही आप b अपॉन c1 c2 माने 0 -3 ये आ गया, एंड a1 a1 माने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 में x का इक्वेशन 4 में a का कोफिशिएंट क्या था -1, और इक्वेशन 5 में a का कोफिशिएंट क्या है +1। ओके, और उसके बाद c1 1 अपॉन a1 a2 आपका सीधे ऐसे ही आ जाएगा -1 1, और b1 b2 आपका आ जाएगा 5 -2। अब आपने क्रॉस करना है, ध्यान रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वक्त राइट हैंड को, a अपॉन 5 इंटू -3 -15 हो गया, और -2 इंटू 0 0 बन गया। b अपॉन, तो पहले 0 इंटू 1 0 आएगा, फिर -3 इंटू -1 +3 हो गया ये, और 1 अपॉन -1 इंटू -2 +2 हो गया, फिर -1 इंटू 5 5 आ गया। ओके, अब इसके बाद फर्दर हमने सॉल्व किया, तो a अपॉन -15 इज़ इक्वल टू b अपॉन -3 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -3 ये आपका आ गया। ओके, इसको आप फर्दर सॉल्व करना है हमने। इक्वेशन कौन सा बना आपका ये, इसको भी नाम देते हैं इक्वेशन 4 5, इसको 6 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 6 से हमारा a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6 हमने लिखा अभी यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 6। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 6, तो हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए a अपॉन -15 और 1 अपॉन 3 को इक्वल कर देंगे। तो a अपॉन -15 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -3, -15 को यहाँ कीजिए क्रॉस में, तो a इक्वल टू -15 इंटू 1 -15 आ गया अपॉन -3, तो ये कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, ये आ गया a की वैल्यू। ठीक है, वैसे ही b की वैल्यू निकालने के लिए b अपॉन -3 को हम इक्वल करेंगे 1 अपॉन -3 के साथ इक्वेशन 6 में, तो b अपॉन -3 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -3 को क्रॉस किया, तो व्हाट यू आर गेटिंग, b इक्वल टू -3 अपॉन -3 दैट इज़ इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3। ओके, तो इस तरीके से आपने a और b की वैल्यूज़ निकाल दी हैं और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ओके, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में आप कंडीशंस का दिमाग में रखेंगे। बाकी सिंपली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेट करने में थोड़ा सा लेंदी है, बट ओवरऑल इट इज़ ईजी।
इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको मालूम है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप कर लीजिए फिर a1/a2, इसको सिंपली हम डायरेक्टली कर देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। तो a1 क्या है यहाँ पे देखिए, a1 है आपका 3 और a2 क्या है 2k-1 है, और b1 क्या है, b1 की जगह पर हमारा आ गया y का कोफिशिएंट 1/b2 क्या है k-1। ओके, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 क्या था देखिए, c1 क्या हो जाएगा आपका 1 को इस तरफ भेजा तो -1 बन गया, और इस पूरे को 2k+1 को ब्रैकेट में वो कर दीजिए, उस तरफ भेज दीजिए 2k+1 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। वैसे आप इक्वेशन 3 इसको मान लेंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपने क्या किया, सीधे जो इक्वल है उनको ले लिया, फर्स्ट और सेकेंड आपके इक्वल हैं तो इनको इक्वल वालों को साथ में लिख दिया। 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। ओके, फिर इनको क्रॉस कीजिए तो यहाँ से डायरेक्टली k की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3k - 3 बन जाए 3, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 2k-1 ही रहेगा। 2k को इस तरफ भेजिए तो k आ गया, -3 को इस तरफ भेजिए तो +3 आ जाएगा, -1 + 3 तो +2 हो जाएगा, k की वैल्यू हमारी आ गई 2k बराबर। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, और वैसे भी हमने एक आध क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, अब बढ़ते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम से, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि पहले आप इक्वेशंस बनाइए, आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करते हुए इनका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका पहले पार्ट से। देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. मीन्स हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है, हॉस्टल जो मंथली चार्ज है, मंथली चार्ज वो दो टाइप का है। ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज जो आपने देना ही देना है आपके हॉस्टल में रहने का, और उसके बाद है आपका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, एक दिन का जो खाना है उसका एक फिक्स चार्ज है। ओके, अगर आप जितने दिन खाना खाओगे तो उसके हिसाब से आप चार्ज करते रहोगे। ठीक है, अगर मैं फिक्स चार्ज को ₹X मान लूँ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹Y मान लो, तो यहाँ से हम चीज़ें इजी तरीके से बाकी इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया। लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज था उसको हमने मान लिया क्या B ₹X, और उसके बाद मान लिया कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मीन्स एक दिन के खाने का कॉस्ट कितना B ₹Y हमने मान लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 हमारा बन रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे ₹1000। मीन्स एक बच्चे ने वहाँ पे 20 डेज 30 डेज में से 20 डेज क्या खाना खाया और हॉस्टल में रही। दैट मीन्स फिक्स चार्ज तो पे करेगी, दैट मीन्स ₹X तो उसने देने ही देने हैं, उसके साथ खाने का चार्ज देना है 20 डेज़ का। तो एक दिन के खाने का जो कॉस्ट था वो ₹Y है, तो 20 डेज़ का कितना कॉस्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है 20 × Y, दैट मीन्स 20Y हो जाएगा, और टोटल जो था इसका चार्ज पड़ा कितना मिला करके ₹1000। ये बन गया इक्वेशन 1। वैसे आप केस 2 बनाइए। केस सेकेंड क्या कह रहा है, स्टूडेंट व्हेन अ स्टूडेंट B हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, 26 डेज इनने खाना खाया, दैट मीन्स हॉस्टल पे रहने का फिक्स चार्ज तो पे करेगी ये भी, प्लस 26 डेज़ का खाने का जो चार्ज है, एक दिन का खाने का कॉस्ट है ₹Y, तो 26 डेज़ का हो जाएगा 26 × Y 26Y, और टोटल कॉस्ट बन गया ₹1180।
और ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और उसके बाद इनका सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन वन, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, x + 26y इक्वल टू 1180, ये आपका इक्वेशन सेकेंड था। और इक्वेशन फर्स्ट था x + 20y इक्वल टू 1000। ओके, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट यू आर गेटिंग माइनस, ये बन गया आपका माइनस और यहाँ आपका आ गया माइनस, x कैंसिल, 26y माइनस 20y 6y आ गया, 1180 माइनस 1000 180 आ गया और y आपका आ जाएगा 180/6, दैट मीन्स 30। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 30 आएगी। y की वैल्यू को इक्वेशन वन में रखिए, तो इक्वेशन वन में आपका आ जाएगा x + 20 × y की जगह पे 30 लिखा इक्वल टू 1000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 3 × 2 = 6, 600 इक्वल टू 1000। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 600, दैट मीन्स 400। ओके, तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था वो ₹400 हो गया और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे था वो कितना आ गया, y की जो वैल्यू आई थी दैट इज़ ₹30। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में आप देखिए, सेकेंड वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में और उससे पहले भी डिस्कस किया था एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगा। सॉल्यूशन सेकेंड, न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं x, तो आप पूरा लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y, और फ्रैक्शन जो आपका बन जाएगा, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स x/y आपका फ्रैक्शन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 कब, वेन, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ असर होना नहीं है, तो हमने केवल 1 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में से। तो न्यूमरेटर क्या था x, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही रहेगा और फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 3 × 1 3 इक्वल टू y × 1 y, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 हो गया। वैसे केस सेकेंड आपने बनाया, केस सेकेंड में देखिए क्या कह रहे हैं, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर क्या था x था और डिनोमिनेटर में आपने 8 ऐड कर दिया y + 8 और ये बन गया आपका 1/4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू आर गेटिंग 4x और इक्वल टू y + 8 बन गया। y को इस तरफ लाइए, 4x माइनस y इक्वल टू 8 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट ये ऑलरेडी आपका बना हुआ था, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब बाकी इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, डायरेक्टली y आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 2 करो या 2 - 1 करो, 2 - 1 करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या था, 4x माइनस y इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन 1 इज 3x माइनस y इक्वल टू 3 and you subtract both these equations, what you will get, -1 minus minus plus and this is -3। तो 4x minus 3x what you are getting x, y से y कैंसिल हो गया, 8 - 3 what is this 5। तो okay, x की वैल्यू तो 5 आ गई। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो 3 × x की जगह पर 5 लिख दिया माइनस y इक्वल टू 3। ओके, तो इक्वेशन 1 देख लीजिए आप, 3x माइनस y इक्वल टू 3 था तो x की जगह पर हमने 5 लिख दिया, 3 × 5 = 15 minus y equal to 3 and further what you are getting, minus y equal to 3 minus 15 that is equal to -12। तो y equal to -12 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 के बराबर। ओके, तो यहाँ पर आपका सो देयर फॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपका बन जाएगा विल बी इक्वल टू x/y। x क्या था हमारा, x की वैल्यू आई थी 5 और y की वैल्यू कितनी आई थी 12, तो 5/12। ओके, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना था। नाउ इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। अब देखिए थर्ड पार्ट, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, तो यस के टोटल 40 मार्क्स आए एक टेस्ट में और 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, मीन्स राइट आंसर के, एक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले।
ठीक है, 2 राइट आंसर करेंगे तो 2 3 या 6, 3 राइट आंसर किया होगा तो 3 3 या 9 मार्क्स आ गए होंगे। तो वैसे ही आपने कैलकुलेट करना है। ओके, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसको मीन्स 1 नंबर उसका कटा एक गलत आंसर के लिए। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, मीन्स अगर 4 मार्क्स दिए गए होते उसको एक करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट किए जाते, काटे जाते एक गलत आंसर के लिए, तो यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस के कितने मार्क्स आते? 50 मार्क्स आते। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो क्वेश्चन को हम आंसर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग इसको मानते हैं। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय यस ने टोटल जो करेक्ट आंसर किए, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय यस बी एक्स मान लेते हैं। ओके, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मान लेते हैं, गलत जो उसने किए वो मान लेते वाई किए। ओके, अब केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए ध्यानपूर्वक। केस 1, ओके, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो एक करेक्ट आंसर के उसके 3 मार्क्स मिले, ठीक है। तो यस ने कितने करेक्ट आंसर किए थे? एक्स। तो एक्स करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? फिर एक के लिए 3 मिल रहे, तो एक्स के लिए कितने मिल जाएंगे? 3 इंटू एक्स। ओके, तो 3x हो जाएगा। मीन्स जैसे हमने कहा था कि 2 करेक्ट करेगा तो 3 इंटू 2, 3 करेक्ट करेगा तो 3 इंटू 3, 10 करेक्ट करेगा तो 3 इंटू 10। तो वैसे उसने कितने करेक्ट किए? x, तो 3 इंटू एक्स मार्क्स उसके आ गए। बट अब इसमें गलत भी किए इसने, y गलत कर रखे हैं, और एक गलत के इसके कटने भी है, डिडक्ट भी होने, माइनस होने, तो माइनस हमने कर दिया। और एक नंबर इसका कट रहा है एक गलत आंसर के लिए। तो इसने गलत आंसर कितने किए? y। तो y गलत आंसरों में उसके कितने नंबर कटेंगे? एक गलत आंसर का एक नंबर कट रहा है, तो y गलत आंसर होगा कितना कटेगा? 1 इंटू वाई, 1y हो गया। ओके, इक्वल टू टोटल उसके मार्क्स आ गए फिर 40 के बराबर। इक्वेशन 1 ये बन गया। वैसे ही केस 2 हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर ईच करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितने किए थे इसने? x। तो मार्क्स कितने आ जाएंगे फिर इसके? 4 इंटू एक्स, मीन्स x करेक्ट आंसर्स के उसके मार्क्स आ गए 4x। एंड फिर डिडक्ट भी होंगे, और कितने डिडक्ट हो रहे हैं? गलत आंसर के उसके एक गलत आंसर में 2 नंबर कट रहे हैं। तो कितने गलत किए थे इसने? y। तो y में कितने डिडक्ट होंगे? y इंटू 2, 2y हो गया। और टोटल मार्क्स इसके आ गए 50। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो ये हमने इक्वेशन 2 बना दिया। बाकी इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व खुद कीजिएगा एंड फाइंड द सॉल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, बिकॉज आपने हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट हमने फाइंड करना था। फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, एक्स और वाई करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स को ऐड करेंगे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में। ओके, तो इसको मत भूलिएगा आप, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद एक्स और वाई को जब ऐड करेंगे तब जाके हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पता चल पाएगा। ओके, अब इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें ध्यान देंगे, बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है फोर्थ पार्ट। एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लेंदी है, वैसे फिफ्थ पार्ट भी थोड़ा सा हो सकता है, बट फोर्थ पार्ट कंपैरेटिवली सब में थोड़ा सा लेंदी है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अब देख लेते हैं, फिर मान लेते हैं, फिर दोनों कार की हमने स्पीड निकालनी है। लेट द, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फोर्थ वाले पार्ट का। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, मतलब ये शॉर्ट में हमने लिख दिया, डिटेल में लिखेंगे तो वो सेंटेंस कुछ अलग ही बनेगा। लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ऐसा लिख सकते हैं हम, लेकिन हमसे शॉर्ट में लिख दिया। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी
x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात एक ही है, समझ में आ रही चीज़ें। एंड द स्पीड ऑफ कार बी मीन्स बी प्लेस से जिसने स्टार्ट किया, जिस कार ने स्टार्ट किया था उसकी स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। ठीक है, अब केस 1 में चलते हैं। केस 1 क्या कह रहे हैं, तो ध्यान देंगे केस 1 में। ठीक है, दो प्लेसेस है ए और बी दो प्लेस थे यहाँ पे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस था ए और बी के बीच का। तो एक कार ने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए इन द सेम डायरेक्शन कह रहा है। देखिए केस 1 कह रहा है ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। दैट मीन्स ए जो है, ए से जो कार स्टार्ट किया मान लेते हैं इस डायरेक्शन में गया, और बी से जो स्टार्ट किया उसने भी इसी डायरेक्शन को पकड़ना है, सेम डायरेक्शन में गए दोनों, और ये चल करके कहीं आगे जाके हाईवे में जा करके आगे चल के कहीं पॉइंट सी में जाके मिल गए मान लेते हैं। ठीक है, और ये मिले कितने आवर्स के बाद, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो टोटल टाइम इनको लगा 5 आवर्स। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब जो ए से स्टार्ट किया था उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और जिसने बी से स्टार्ट किया था उसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों इसी स्पीड से निकले और हाईवे पे जाकर के आगे चल के सी पे। दैट मीन जाहिर सी बात है कि जो कार ए से स्टार्ट किया होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी जाके मिल पाएंगे, अदरवाइज़ तो मिलना पॉसिबल ही नहीं होगा। y की स्पीड कम होगी और x की स्पीड ज़्यादा होगी, मीन्स x वाली वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू y। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे लिख दें फॉर कार ए के लिए हमने लिखा, ओके, फॉर कार ए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला आपको मालूम ही है। तो फॉर कार ए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, बात एक ही। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम ही बनेगा। अब बताइए, अब जो कार ए ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप इस पूरे फिगर को देखिए। कार ए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था एंड कहाँ तक पहुँचा, सी तक पहुँचा। तो टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया ए सी। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी को हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए। ओके, मीन्स पहले ए से गया, ए से चलते बी क्रॉस किया होगा, फिर जाकर के सी पे जाके दोनों मिले थे। तो टोटल डिस्टेंस इसने 5 घंटे में ट्रेवल किया। 5 घंटे में इसने ट्रेवल किया ए बी प्लस बी सी, और स्पीड थी इसकी x, और टाइम लिया था इसने 5 आवर्स। तो ये हमने लिख दिया। अब बताइए ए बी कितना है, यहाँ पे ए बी है आपका 100 किलोमीटर, तो ए बी की जगह पर 100 लिख दिया, और बी सी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो बी सी को हम फिलहाल बी सी ही रहने देते हैं, बी सी इक्वल टू 5x। ओके, तो बी सी यहाँ से आ जाएगा, बी सी विल बी इक्वल टू 5x माइनस 100। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ध्यान देंगे आप स्टार्टिंग से। अब देखते हैं फॉर कार बी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। फॉर कार बी, अब कार बी की बात करते हैं, मीन्स जो बी से स्टार्ट हुआ था, तो इसका भी फार्मूला वही लगेगा, इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, बी सी। ओके, क्योंकि बी से स्टार्ट किया था, सी तक पहुंची, फिर दोनों मिल गए थे, तो बी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड स्पीड था इसका y, और टाइम लिया था इसने भी 5 आवर्स, 5 घंटे ये भी चली थी। ओके, तो बी सी इक्वल टू आ गया आपका 5y। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में बी सी को अब हटा देते हैं, बी सी की जगह पे लिख देते हैं 5y इक्वल टू 5x माइनस 100। ओके, अब यहाँ से सब के सब जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं सब 5 से डिविजिबल है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दीजिए। सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5y को 5 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा,
5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब ये इक्वेशन थर्ड को आपने दिमाग में रखना है, बाकी इक्वेशन आपने दिमाग से आउट कर देने हैं। ओके, बाकी आपने इक्वेशन थर्ड को बनाने के लिए 1 और 2 का यूज़ किया। वैसे अब केस सेकेंड बनाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। ओके, अब बढ़ते हैं हम इक्वेशन मीन्स अगला जो इक्वेशन बनाना है हमने x और y में, तब जाके x और y की वैल्यू आएगी। अब केस सेकेंड में चलते हैं। अब देखिए केस सेकेंड हमारा बनेगा, केस सेकेंड, अब देखिए केस सेकेंड हमने बनाया, फिर से फिगर बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन ध्यान से पड़ेगा। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ये कह रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। ठीक है, ए ये हो गया और बी आपकी ये प्लेस हो गई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 100। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100, इसका ध्यान में रखिएगा, 100 किलोमीटर। ओके, अब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अपोजिट माने ए से इस डायरेक्शन में गया और बी वाली ए की तरफ आई, मीन्स ए वाला बी की तरफ आया और बी वाला ए की तरफ आया। ठीक है, और मान लेते हैं दोनों जा कर के कहीं इस पॉइंट पे जाके मिले, इस पॉइंट को मैंने मान लिया डी। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया, डी पॉइंट पे जाके मिल गए। और कितना टाइम लगा इसको, कार ए को डी पर पहुंचने में 1 घंटा लगा, और कार बी को भी डी पे पहुंचने में 1 घंटा लगा। ओके, 1 घंटे बाद दोनों डी पे मिल गए, कहने का मतलब ये है। ओके, अब देखिए फॉर कार ए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमने लगाया फिर से फॉर्मूला। तो बताइए आप, कार ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एडी, कार ए ने एडी डिस्टेंस ट्रेवल किया डी तक पहुंचने के लिए, ए से चली डी तक पहुंचा, और स्पीड क्या थी इसकी x, और टाइम कितना लिया था इसने 1। दैट मीन्स ए डी इक्वल टू आ गया x के बराबर। ओके, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और वैसे ही फॉर कार बी अब चलते हैं, फॉर कार बी। अब कार बी की बात करें तो इसके लिए भी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार बी ने, बी डी या डी बी लिख दो, बात है कि ये डी बी लिखो या बी डी लिखो, चलो डी बी लिख देते हैं। डी बी इज इक्वल टू स्पीड थी इसकी y और टाइम लिया था इसने 1, तो डी बी कितना आ गया y के बराबर। ठीक है, अब ये इक्वेशन 5 बन गया। अब इक्वेशन 4 और 5 का हम यूज़ करेंगे। अब देखिए टोटल आपका ए बी जो है, ए बी टोटल 100 किलोमीटर है हमें मालूम है, और ए बी किस किस से बन रहा है। अगर मैं ए डी और डी बी को जोड़ूँ, फिगर में आप देखिए, फिगर में देखेंगे तो आप ए डी और डी बी को जब मैं ऐड करूँगा दोनों टुकड़ों को, तो पूरा का पूरा ए बी बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, और ए डी कितना आया था फ्रॉम इक्वेशन 4, आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 ए डी जो है एक्स है, और डी बी कितना है फ्रॉम इक्वेशन, इसको 5 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 डी बी की जगह हमने वाई लिख दिया इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ए बी कितना था, ए बी तो हमें मालूम ही 100 किलोमीटर है, तो इसको हमने 100 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, इनका हमने यूज़ किया है क्योंकि ए डी की जगह पे x लिख दिया है और बी डी की जगह पे क्या लिख दिया, y लिख दिया है, एंड ए बी की जगह पे तो हमें क्लियर ही है कि 100 था। ये हमारा हो गया इक्वेशन कौन सा, 4th 5th, इसको मान लेते हैं 6th। अब हमने केवल 6th और 3rd को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले स्टार्टिंग का। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से y की जो वैल्यू है, इक्वेशन जो आपने नीचे बना रखा है 6th वाला, इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो y को हटा दीजिए यहाँ से, y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करा दीजिए x माइनस 20। तो x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y की जगह पे आ जाएगा आपका, y की जगह पे आ जाएगा x माइनस 20। ओके, इक्वल टू कितना है 100, और इसको सॉल्व करके आएगा 2x माइनस 20 इक्वल टू 100। दैट मीन्स 2x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 प्लस 100 120, और x इक्वल टू आ जाएगा 2 को अपॉन भेजिए 60 आ गया। ओके, और वैसे ही आप x की वैल्यू को इक्वेशन 3rd में पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 20। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी 60 आई थी और माइनस 20 पहले से था, तो 60 माइनस 20 40।
दैट मीन्स जो कार ए प्लेस से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी प्लेस से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करिए। थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है, ऐसा कोई टफ नहीं है एज सच। तो दोनों फिगर को आप देखिए और इक्वेशंस को देखिए, उनसे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखिए फिफ्थ वाले में आइए, लास्ट जो इसका रहेगी। अब देखिए आप फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो केस 1 हो गया, केस 2 आगे को लिखा हुआ है, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए ये हमने रेक्टेंगल बनाया, इसकी लेंथ मान लेते हैं x यूनिट है और ब्रेथ हो गई y यूनिट। एरिया क्या हो जाएगी L इंटू बी, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई स्क्वायर यूनिट के बराबर। यहाँ हमने लिख भी दिया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स। ओके, और द ब्रेथ क्या मान लिया, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। ओके, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब चलते हैं केस 1 में। केस 1 को आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इट इज सेइंग, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कब, जब इसकी लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 5 यूनिट्स, मीन्स लेंथ 5 कम कर दी है। तो लेंथ पहले आपका x था, अब इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई, कितना कम हो गया, 5 यूनिट कम हो गया। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को बढ़ा दिया गया है 3 यूनिट्स। पहले y था, अब स्टार्टिंग में y था इसकी ब्रेथ, अब ये हो गई y प्लस 3। ठीक है, अब जो नया रेक्टेंगल बनेगा इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया विल बी इक्वल टू x माइनस 3 लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है y प्लस 3। तो जो ये एरिया आ रही है वो ओरिजिनल रेक्टेंगल से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल थी उसकी एरिया थी xy, इससे 9 कम हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है जो एरिया हमने यहाँ पे निकाली नीचे वाले रेक्टेंगल में, केस 1 में जो रेक्टेंगल बना रखा है, इसकी एरिया x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3, सॉरी x माइनस 5 था ये आपका, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 था, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, जो कि ओरिजिनल रेक्टेंगल की एरिया से xy से कितना कम है, 9 कम है, माइनस 9 के बराबर है, xy माइनस 9 के बराबर हो जाएगी इसकी एरिया। ओके, तो दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो व्हाट यू आर गेटिंग, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग, 15 को इस तरह बीजिए, प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 6। ओके, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और वैसे ही केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड है क्या, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स। तो लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट्स, तो x पहले था लेंथ स्टार्टिंग में रेक्टेंगल की, और इसकी 3 यूनिट इसमें बढ़ा दिया लेंथ में, तो लेंथ हो गई x प्लस 3। एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी बढ़ा दिया। ठीक है, ब्रेथ को भी बढ़ा दिया, ब्रेथ हो गई आपकी, पहले कितना था y और प्लस 2 हो गया, मीन्स 2 इंक्रीज हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगी, x प्लस 2, x प्लस 3 लेंथ इंटू ब्रेथ y प्लस 2। ओके, ये एरिया बन जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि ये यहाँ पे लिखा है द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। मीन्स इसकी जो एरिया हो रही है वो ओरिजिनल रेक्टेंगल की एरिया से 67 ज़्यादा है। दैट मीन्स इसकी एरिया कितनी थी, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, और ओरिजिनल रेक्टेंगल की एरिया कितनी थी, xy, उससे कितना ज़्यादा है, प्लस 67। ओके, तो यहाँ से भी आपका इक्वेशन बन जाएगा, दोनों ब्रैकेट को तोड़िए, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू आ जाएगा 6 को उस तरफ भेजिए, घटाइए 61। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड।
ओके, अब सिंपल ही है, दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, फिर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल आपके सामने में आ जाएगा। ओके, आप किसी भी मेथड का यूज़ कीजिए, तो बाकी तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इक्वेशंस हमने यहाँ पे फ्रेम करने, इस तरीके से हम इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हैं। एंड द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न इन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो है थिंकिंग लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो और लॉजिकल जो पावर्स हैं वो थोड़े से बढ़े। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.6। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।